हेलो, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। हड़प्पा संस्कृति के बारे में वैसे भी मैंने वीडियो बना दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये तीसरा वीडियो है, एनसीईआरटी का तीसरा वीडियो है जिसमें सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ से परीक्षाओं में सीधे प्रश्न आते हैं, सही बात है, एकदम सीधे प्रश्न आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है आप इसको क्लिक कर दीजिए, आपको सब्सक्राइब करने में मदद मिलेगा। और उसके बगल बेल आइकन होगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको वीडियो टाइम बाय टाइम मिलता जाएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है फ्यूचर विथ आशुतोष करके, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं आपको। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए, और अगर और अच्छा लग रहा हो, मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने अभी तक आपसे बात किया था, जो भी ये देखिए यहाँ तक बातें हो गई थी, यहाँ तक बातें हुई थी। आप एनसीईआरटी देखते रहिए, दुर्ग की बातें हुई थी। अब सामाजिक व्यवस्था की बातें करने चल रहा हूँ। ये वीडियो का मेन पर्पज़ है सामाजिक व्यवस्था बताना। लिख रहे हैं, पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे। इन्हीं विधियों में एक समाधान का अध्ययन करना। समाधान मुर्दों का, जहाँ मुर्दों को जो गाड़ा गया था, मुर्दों का जो मृत्यु के बाद जो उनको दफनाने का काम या जलाने का काम होता है, या दफनाने का काम जो कहते हैं समाधान होता है, उसका अध्ययन किया गया। संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड में, जिसमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालिक थे, से परिचित थे। इनमें कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, जहां बहुत सी मात्रा में धन संपदा को दफनाया गया था। हड़प्पा संस्कृति में मिले समाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था, गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंट की चिकनाई दी जाती थी। ये पकी हुई ईंट का प्रयोग करते थे, बार बार बता चुका हूँ। क्या ये विविधता सामाजिक भिन्नता की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है। ये विविधता कैसे थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस प्रकार के समाधानों के आधार पर भी वो मानते हैं कि समाधान दो प्रकार के थे। एक राजशाही था जो राजाओं के लिए होता था, दूसरा प्रजातांत्रिक, प्रजा के लिए होता था। उसकी बातें आगे करेंगे। कुछ कब्रों में मृदभांड के आभूषण मिले हैं, मृदभांड और आभूषण मिले हैं। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले। संभवतः ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं, जो आधुनिक मान्यता भी, आधुनिक समय में भी कुछ जनजातियां मान्यता मानती हैं कि मृत्यु के बाद, मृत्योपरांत ये लोग प्रयोग करेंगे। पुरुष और महिला दोनों प्रकार के आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खननों के एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख मिला है। शंख, 3 छल्ले और जैस्पर, एक प्रकार का उपरत्न मिला है। कह रहे हैं 1980 के मध्य में, यानी 1985 के करीब की बात कर रहे हैं। खोपड़ी, पुरुष की जो खोपड़ी मिली समाधान में, खोपड़ी के साथ साथ शंख मिला, 3 छल्ले मिले और जैस्पर मिले, और सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनके मिले, सूक्ष्म प्रकार के आभूषण मिले। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था। तांबे के दर्पण के साथ दफनाया जाता था कि मृत्यु के बाद ये लोग, अगर इनको दर्पण देखने का मन हो तो इनको कहीं ढूंढना न पड़े और ये मिल जाए। मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं भी दफनाने में हड़प्पा निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं था। ये देखिएगा, ये मेसोपोटामिया सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से यह भिन्न है। विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नता पहचानने के लिए अन्य विधि ये है कि
ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिसे पुरातात्विक मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले रोजमर्रा के प्रयोग में ली जाने वाली वस्तु सामान्य वस्तु हैं, और जो विलासिता के लिए प्रयोग की जाती थी विलासिता वस्तु हैं। चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा शामिल हैं। ये सामान्य तौर पर बस्तियों में सर्वत्र पाई जाती थी। पुरातत्वविद उन वस्तुओं की कीमत को मानते थे, उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो और महंगी हो। फायंस के बारे में है। फायंस एक घिसी हुई रेत, बालू के रंग और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण बनाया जाता था। फायंस बहुमूल्य धातु की तरह था, लेकिन पूरा वैज्ञानिक जो थे वो कंफ्यूज इसलिए थे कि फायंस की कुछ वस्तुओं के फायंस जो था, फायंस की ही कुछ वस्तुओं का दैनिक यूज भी था। आगे लिख रहे हैं, छोटे पात्र काफ़ी कीमती थे। आगे एक लाइन में है यहाँ पे, स्थिति तब और जटिल हो जाती है, यहाँ देखिएगा, जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ, फायंस जैसे दुर्लभ पदार्थों की बनी होती थी। तब स्थितियाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जटिल हो जाती कि ये भाई विलासिता की वस्तुएं थी या ये नॉर्मल यूज किया वस्तुएं थी। ऐसा माना गया, ऐसा वैज्ञानिकों ने आशा किया कि हो सकता है कि कुछ वर्ग लोग थे जो अमीर वर्ग थे, वो फाइंस जैसी दुर्लभ चीज़ों का भी प्रयोग किया कर रहे हों। यहाँ पे अब कुछ बातें और हैं, जैसे ये तांबे का जो अभी बात किया, तांबे का दर्पण इस प्रकार हुआ करता था। तांबे का दर्पण देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए तांबे का दर्पण दिखा रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए फाइंस का बना एक पात्र की चित्र बनाए हैं, देखिएगा ये दुर्लभ है। ये आपको सिर्फ एनसीईआरटी या इंटरनेट पे ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थे हम ऐसी पुरावस्तुओं का विवरण का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि राजधानी मानी गई है, कुछ लोगों ने दोनों को माना है, कुछ लोगों ने अलग अलग माना है, इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि ये वाली राजधानी है ये वाली राजधानी, क्योंकि सारी चीज़ें हमने एक गेस के माध्यम से जानने की कोशिश किया पुरावस्तुओं के साथ। फाइंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग किए जाते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं, कह रहे कालीबंगन जैसी छोटी वस्तु से ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं। ऐसी चीज़ें सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से मिली हैं। इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि क्या ये वस्तुएं जो थी विलासिता की थी या नहीं। चलिए आगे की बातें करते हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी के लिए बात करें। शिल्प उत्पादन, शिल्पों के बारे में क्या है। मोहनजोदाड़ो की तुलना में एक छोटी बस्ती है। चहुंदड़ो की बात करें, चहुंदड़ो एक मोहनजोदाड़ो के तुलना में छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न है। शिल्प कार्यों के बने मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर का निर्माण, बाट बनाना आदि थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखिड़ी के बारे में मैंने बताया था कि मुलायम कीमती पत्थर है। हड़प्पा संस्कृति में मुलायम कीमती पत्थर के है सेलखिड़ी, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। आदि हैं। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, और कुछ सोने की टाप वाले पत्थर होते थे। सोने का भी प्रयोग करते थे, ये सोने धातु का प्रयोग करते थे। इनके कई आकार होते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित। ये देखिए कुछ बनाए गए हैं, ये चित्र बनाए गए हैं, आप देख लीजिए। एनसीईआरटी का ये पीडीएफ फाइल मैं आपको चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा,
अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही तो आप बेहिचक मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8130 8574627130। मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है आपको, आप इसको वहाँ पे जाके। चलिए, मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं भी थी। सेलखिड़ी, यहाँ पर लिखा है, सेलखिड़ी जो एक मुलायम पत्थर था पर आसानी से कार्य किया जाता था। सेलखिड़ी चूर्ण लेप के साँचों में ढालकर तैयार किए जाते थे। इसे ठोस पत्थरों को बनाने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखिड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीक का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली था कि ये मनके जो सेलखिड़ी पत्थर थे उनसे किस प्रकार, क्या विधि थी, क्या तकनीक था, क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या इंजीनियरिंग था, इसके बारे में अभी भी पुरातत्ववेत्ताओं ने अभी भी इस कथन को सुलझा नहीं सके हैं। यह अभी एक पहेली बन के रह गया है। मैंने कहा है कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ हमने पुरातत्वों से जो मिला है, खुदाई से जो मिले हैं चीज़ें, उनके आधार पे हम एक इतिहास लिख रहे हैं। कार्लिनियन का रंग लाल पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मानकों के आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और बारीकी से शक्ल निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पालिश और छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चौहुंदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने वाले विशेष उपकरण प्राप्त किए गए हैं। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लाइन बाय लाइन इसको आप नोट कर सकते हो। आपको मैं चाहूँ तो ये एनसीईआरटी का मैं शॉर्टकट में पढ़ा दूँ। मेरे पास पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी 8-10 पन्नों में है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा अगर मैं आपको शॉर्टकट में ही स्टार्टिंग में ही पढ़ाने लगूँ तो मज़ा नहीं आएगा। मेरे पास हर एक एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स है, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी आपको पढ़ाएंगे। नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें। जो चित्र बना है वहाँ पे आप नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित कर सकते हैं, उनके बारे में किया गया है। चूड़ियाँ, करछियाँ बताई गई हैं, विशिष्ट माल। चलिए, उत्पादन केंद्रों का पहचान। एक यहाँ पे एक चित्र दिया गया है मिट्टी की मूर्ति के बारे में। मिट्टी की मूर्ति है, देखिए कैसे बनाया जाता था, मिट्टी की मूर्ति कैसे बनाई जाती थी, देख के ही पता चल रहा होगा कितनी विशेष कारीगरी, हस्तकला का विशेष नमूना, हस्तकला का एक अनोखा नमूना है ये। इसके बारे में सोचिए, आज के 4,000 वर्ष पहले ऐसे बनाते थे लोग। 2500 ईसा पूर्व माना जाता है ना, 2200 से 2500 ईसा पूर्व इसका ईसा पूर्व, और हम लोग हैं 2020 में, तो जोड़ लीजिएगा 4000 से ज़्यादा साल पहले। ये 4000 से ज़्यादा साल पहले की हम कहानी बता रहे हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान करना है तो आप इसके बारे में आप कर सकते हो। चलिए, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ, ये इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आते हैं सीधे, और बातों को मैं ड्रॉप किया हूँ। शिल्प उत्पादन के लिए कई बार कच्चे माल का प्रयोग होता था। यह कच्चा माल कहाँ से आता था, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे। पत्थर, लकड़ी, धात जल ढोलक मैदान से बाहर क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। ये जो पत्थर है, लकड़ी है, धातु है, जल ढोलक मैदानों से बाहर, जल ढोलक मैदान यानी जलोढ़ मैदान कहूँ, ये बड़ा अजीब सा शब्द लिखते हैं, इतना अजीब सा शब्द लिखते हैं कि एक बार पढ़ने पे ही आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान वही गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का मैदान,
इतना कह दीजिए, गंगा यमुना नहीं, सिंधु का मैदान ही मानिए, आप अभी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हो। बैलगाड़ियों के मिट्टी के बने खिलौने इसके प्रतिरूप को संकेत करते हैं। यह बताता है, बैलगाड़ी का जो खिलौने थे वह यह बताता है कि बैलगाड़ी का प्रयोग सामान ढोने के लिए किया जाता था। संभवतः ये नदियों का भी प्रयोग करते थे। महाद्वीपी तथा आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए नागेश्वर और बालाकोट से, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की गई। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल भी हैं। सुदूर अफगानिस्तान में सोर्तोगुर्र अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर का सबसे अच्छा स्रोत था। यह इंपॉर्टेंट लाइन है कि अफगानिस्तान से नीला पत्थर मंगाते थे। लोथल, जो कि कार्लिनियस गुजरात के भड़ौच, सैलखिड़ी और धातु के स्रोतों के निकट था। ये धातु यहाँ से गुजरात के लोथल से मंगाते थे। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतरी खान से तांबे को ये मंगाते थे। आज तक ये खेतरी खान एक इम्पॉर्टेंट है तांबे के लिए। आपको अगर मैपिंग में कभी तांबे का स्थल दिखाना हो तो आप खेतरी खान की बात कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों का संकेत करती हैं। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता में कुछ हड़प्पाई मुहर मिले हैं, और कुछ हड़प्पाई मुहर यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। मिस्र की सभ्यता की कुछ चीज़ें यहाँ मिली हैं, और मिस्र की सभ्यता में कुछ चीज़ें यहाँ वाली मिली हैं। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों में पुरातत्ववेत्ताओं ने गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृत का नाम दिया है। यह विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांड से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं का असाधारण संपदा थी। यही से ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई थी। ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई थी। ये भी वीडियो मैंने बना दिया था, ये भी वीडियो मैंने बनाया, सेकंड पार्ट था। अगर नॉर्मल ज्योग्राफी की बात करें तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया। व्हाइट बोर्ड पे मैंने खड़ा होके बढ़िया से पढ़ाया था लिख के। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को दर्शाने की कोशिश किया गया है। आप इसको मैप पे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैप आपके पास होना चाहिए। जैसे ये मेलुहा दिखा रहा है, मेलुहा, ये देखिए मगान दिखा रहा है, दिलमुल दिखा रहा है, मेसोपोटामिया दिखा रहा है, तुरान दिखा रहा है। ये क्या है? मगान क्या है? ओबान को मगान कहते थे। दिलबुल, ये देखिए यमन वगैरह, ये क्या है? ये एक सेकंड आगे लिखा गया है, वहाँ पे है दिलबुन। इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं, इस क्षेत्र को लाल सागर नहीं, इधर सागर जो भी है इधर इसको कहते हैं। और सुतका गंडोरा सबसे पश्चिमी छोर है हड़प्पा सभ्यता का। ध्यान दीजिएगा, मेलुहा इसी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में उसको बताया जाएगा, वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री में। सुदूर क्षेत्रों से संबंध। हाल में पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर में स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों की नकेल के अंश हैं। दोनों की साझा उद्गम की ओर संकेत करते हैं। दोनों ही इनके साझा उद्गम, इन दोनों सभ्यताओं के एक साथ उगने, एक साथ पनपने की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिले हैं।
एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था। साफ साफ लिख रहे हैं, देखिएगा, हमें यह नहीं पता, अभी नहीं पता, पर संभव है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग इसमें सामान को ओमानी तांबे के विनिमय के लिए करते थे। कुछ रहा होगा प्रयोग, अभी नहीं पता चला है भाई, 4000 वर्ष पहले की बात है। ये देखिए, ओमान में मिला हड़प्पाई मर्तबान, ये देखिए मर्तबान मीन्स बर्तन, वहाँ की बातें कर रहे हैं। तीसरे शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान को प्रयोग किया जाता था, क्षेत्र से तांबे का आगमन होता था, भी लिख चुके हैं ये चीज़। मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे के भी निकल के अंश मिलते हैं। यहाँ पे निकल को निकल लिख रहे हैं, निकल Ni होता है इसका। आप अगर उस पर पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो Ni आपको मिल जाए, Ni से निकल होता है। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरे, बाट, पासे और मनके हैं। मैंने बताया ना, मुहरे मिली वहाँ पे, कभी मेसोपोटामिया में हड़प्पाई मुहरे मिली, या हड़प्पाई सभ्यता में मेसोपोटामिया या अन्य जगह के मुहरे मिले। इस आधार पे इनके संपर्क को देखा गया, संपर्क को हम जानने की कोशिश किए। आप ये सोचिए कि कितने दिमाग लगाए होंगे हड़प्पाई, ये जो पुरातत्ववेत्ताएं हैं, ये कितना दिमाग लगाते होंगे एक चीज़ को सुलझाने के लिए, कि पहले तो मेसोपोटामिया के मुहरों का अध्ययन करना, फिर हड़प्पाई संस्कृति के मुहरों का अध्ययन करना, फिर अन्य जगहों के मुहरों के विशेषताओं का अध्ययन करना, और जहाँ मिल रहा है, कहीं एक मुहर मिल गया तो उस सभ्यता और उस सभ्यता के बीच में लिंक स्थापित करना, बड़ा दिमाग लगा के इतनी कहानियाँ लिखी हुई, और उसके बाद हमको पढ़ने में तकलीफ होती है, इतने ज़्यादा ये लोग दिमाग लगाए हैं। दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, सॉरी तभी बहरीन द्वीप नहीं बता पाया, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था, बहरीन द्वीप को दिलमुन कहा रहे हैं। मगान ओमान को कह रहे हैं। मेलुआ, जो संभवतः हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त सभ्यता, मेलुआ नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लार्जवर्द, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुआ के विषय में मेसोपोटामिया की एक मिथक है: तुम्हारा पक्षी हाजा हो, उसकी आवाज़ राज प्रसाद में सुनाई देती है। हाजा वही मोर को कहते हैं, मोर को संभवतः मोर को ही हाजा पक्षी कहते हैं, आगे लिखा गया है। ये देखिए, एक मुहर के बारे में है, नाव के चित्र वाली मुहर। ये देखिए, ये रहा एक मुहर, और एक नाव के चित्र वाली मुहर है, ये देखिए बनाया गया है। ये देखिए एक मुहर है। मैंने पहले ही बताया कि मुहरों पर विशेष प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती थी, पशुओं की आकृति, पौधों की आकृति। ये पशुओं पौधों की आकृति दो तीन बातों को संकेत करती है। पहली कि इनको इस पशु या इस पौधे की जानकारी थी, जैसे इन्होंने एक सिंगी बैल की बड़ी उल्लेख किया, इनके पूजनीय थे। या फिर यूँ कहिए कि कई हाथी, बैल आदि का चिन्ह मिलता है, तो इससे पता चलता है इनको जानकारी मिली। और दूसरी चीज़, विशेष प्रकार के छापने के पीछे धार्मिक आधार का भी उल्लेख मिलता है। जैसे कुछ पौधे छपे हैं, जैसे एक पत्ता छपा है जिसमें से निकल रहे हैं, आदि शिव के चित्र छपे हैं। इससे धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। आगे चर्चा हो रही है, आगे चर्चा होगी। अब ये बात आती है मुहरों के बारे में, मुहर लिपि और बाट। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं खींच रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, पूरा वीडियो देखिए तो मैं 2-2 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ लास्ट टाइम जाते जाते आपसे कहता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।